क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अ मैन लिफ्ट ए बॉडी टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकंड्स, अनदर मैन लिफ्ट्स द सेम मास टू द सेम हाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन 60 सेकंड्स, द वर्क डन बाय देम इज इन द रेशियो। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब किसी मास एम की बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाया जाता है तो हम जो वर्क करते हैं वो बेसिकली उस बॉडी या सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। तो हम वर्क के लिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे दैट विल बी वर्क इज इक्वल टू mgh। अब अगर रेशो भी बना ले हम तो रेशो से क्या होगा, W1 over W2, ठीक है जी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें सेम मास टू सेम हाइट, जी वैसे कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, हाइट भी सेम है, तो इसका आंसर होगा 1:1। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है। हाँ, टाइम मैटर तब करता है जब वो आपसे पावर की कोई रेशो पूछता है या कोई ऐसी चीज डिमांड करता है जिसमें टाइम अप्लाई होता। तो ये सिंपली रेशो ऑफ वर्क डन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बीटा 1:1। क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट, ये अहम बात है। बॉम्ब अगर पहले रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 है। Explodes into two pieces of masses 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिए कि जो इनिशियल मोमेंटम है बॉम्ब का वो 0 है। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फिर जो दो मास एम की बॉडीज हैं, वो जो दो मैसेज की बात कर रहा है, वो एक ही बॉम्ब के एक्सप्लोड होने से अपोजिट डायरेक्शन में गए होंगे। तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकता हूँ कि इनिशियली मोमेंटम 0 है और एक्सप्लोड होने के बाद लेट से m1 v1, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मोमेंटा बेसिकली ऐड ही होंगे। लेकिन अगर एक बॉडी की राइट वर्ड वेलोसिटी अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव लूंगा, तो उस वजह से मैं लिखूंगा -m2 v2। ये नेगेटिव साइन एक्चुअली v2 के साथ है, दरमियान में यहाँ भी पॉजिटिव साइन था, वो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको उधर ले जाएं तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ना पहले स्पीड चाहिए, तो इस वजह से मैंने स्पीड को पहले कैलकुलेट करना है, तो मुझे v2 चाहिए। यहाँ से जब हम v2 को कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। अब अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो v2 इज इक्वल टू, अच्छा जी पहले वाला मैथ देखें। पहले वाला मैथ हमें गिवन है जी 18 kg, ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और इसकी स्पीड भी हमें गिवन है, इसकी स्पीड है जी 6, और दूसरे वाला जो मैथ है ये है जी आपके पास 12। तो यहाँ से कैंसिलेशन कर दें सिंपली, तो 6 1 1 6 2 12, तो ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्पीड आई इट इज 9 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, आप काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो दूसरे वाला जो मैथ है ये आपको गिवन है, तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड मैथ आपको चाहिए, तो सेकंड मैथ क्या है, 12 है, m2 की जगह 12 आ जाएगा। और अभी मैंने v2 की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की है और v2 की वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 2 1 2, यहाँ पे 6 आएगा, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 486 जूल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन द वर्क डन इन ए सिंगल राउंड इज। जब मास m की बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी की एनर्जी चेंज नहीं करती, इसीलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप W = FdB लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से भी वर्क 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी अ बॉल ऑफ मास 1 kg is released from the tower of Pisa. The kinetic energy generated in it after 10 meters will be। बड़ी सादा सी बात है, एक बॉल को जब रिलीज किया होगा ना तो स्टार्टिंग में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट नीचे फॉल कर चुकी है ना,
तो वो सारी की सारी स्टार्टिंग में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh लगाएं। तो मास भी आपको गिवन है, g की वैल्यू अगर आप 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 10 लेंगे तो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा, mgh लगाएं, मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज v व्हेन इट हैज लॉस्ट ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u, द मास ऑफ द बॉडी इज। स्टूडेंट्स इसमें आप ये लगा सकते हैं, देखें सिंपली, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब उसने वहां पे आपको क्वेश्चन में एक बात दी है कि व्हेन इट हैज लॉस्ट ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और दूसरी तरफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv²। हमसे क्या कहा गया, मैथ्स निकालें। अगर यहाँ से मैथ्स हम सेपरेट करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैथ्स एज इट इज रहेगा, 2u के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2u डिवाइडेड बाय v²। तो इसी वजह से गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज। ये आपकी टेक्स्ट बुक का बड़ा एक सिंपल सा रिलेशन है, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस fh इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट किया है, बेसिकली आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हमने उसको डिस्कशन में थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द ब्लॉक ऑफ मास m a distance s up the slope as shown in the figure। मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्योंकि हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्योंकि हम कर रहे हैं, तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। उसकी वजह क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो फिर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लेता। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने जो फोर्स लगानी है मैंने उसको कंसिडर करना है। तो जब मैं अपनी फोर्स का वर्क लूंगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में मास m की बॉडी जा रही है, और अल्टीमेटली मास m की बॉडी हाइट क्या कवर कर रही है, h हाइट कवर कर रही है। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा प्लस mgh। Question number 8, the same retarding force is applied to stop a train. The train stops after 80 meters. If the speed is doubled, then the distance will be. Students, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और उसमें मैंने एक चीज सिखाई थी स्टॉपिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए शर्त बताई थी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन हो या कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स हो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi²। अब आप एक चीज नोट कीजिए, उसने कहा है कि इफ द स्पीड इज डबल्ड, अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो 2vi का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। इसी वजह से आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 joules, the angle which the force makes with the direction of the motion of the body is। मैं बड़ी सादा सी बात करता हूँ, एंगल पूछा है, आप बगैर कैलकुलेशन के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरह से, सबसे पहले बताइए जी मैक्सिमम वर्क क्या होगा। मैक्सिमम वर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं मैक्सिमम वर्क यहाँ पे निकालता, फोर्स 5 डिस्प्लेसमेंट 10, सिंपली मल्टीप्लाई करें प्लस fd, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, आंसर आ जाता 50। यानी कि मैक्सिमम वर्क इस क्वेश्चन के मुताबिक प्लस 50 जूल होना चाहिए। अब आपको बताया क्या गया है कि 50 की बजाय हुआ कितना, स्टेटमेंट में वो कह रहा है ओनली 25 जूल वर्क इज डन। इसका मतलब कि किस एंगल पे वर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होता है। सिंपल सा आंसर है कि कॉज आगे ऐसा एंगल पुट करें जिससे आंसर क्या आ जाए 1/2। किस एंगल पे कॉज 1/2 वैल्यू देता है, सिंपल इज दैट इज 60 डिग्री, इसलिए आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, a body of mass m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts the same mass to the same height. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करेगा। हम जब किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, सेम मास, g कांस्टेंट, सेम हाइट, तो रेशियो ऑफ वर्क डन विल बी अगेन बीटा 1:1।
Question number 11, dear students, it is in front of you. A body of mass 10 kg is dropped to the ground from a height of 10 meters. The work done by the gravitational force is. अब बॉडी को जब ड्रॉप किया तो बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। एंगल होगा 0 डिग्री, मींस वर्क होगा पॉजिटिव। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो वर्क हम क्या लेंगे, mgh लेंगे। m कितना है 10, g कितना है 10। अगर 10 नहीं लेना, g को 9.8 ले लें, तो mgh मैस की जगह 10 आ जाएगा, g की जगह 9.8 और आगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी डेल्टा प्लस 980 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा, बीटा, चार्ली ये सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क की स्केलर, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी of 15 kg body initially at rest. The work done by the force during the first second of motion is. अब ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लगाऊंगा W is equal to FD या FS, फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन। तो एस nth, ये आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 5 × 2n-1। तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस है, ये S1 आ जाएगा, या लेट से इसे आप D1 कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर्स। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो अब क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 15 kg बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो द वर्क डन विल बी। अच्छा, ये चीज तो मैंने समझा दी, लेकिन अब ये नहीं लगेगा। उसकी वजह ये है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और उसके बाद उसने एनर्जी गेन किया। तो आपको याद होगा, मैंने लेक्चर में ना आपको एक चीज सिखाई थी कि बॉडी रेस्ट में है, फिर वो एनर्जी गेन करेगा। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी स्क्वायर ओवर 2m। अब मोमेंटम का चेंज बेसिकली इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो ये आ जाएगा जी F स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2m। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, समझ आ रही बात? अब F की जगह 5 का स्क्वायर ले लें, 25 आ जाएगा। टाइम कितना बताया जा रहा है आपको, ड्यूरिंग द फर्स्ट, इसी वजह से मैंने 1 लिया है, और 2 एज इट इज। और मैस कितना है जी हमारे पास, मैस है जी 15। तो वर्क इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 25 आएगा, नीचे 30 आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 जूल्स विल बी आर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बीटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट। फिर बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी पे 2 फोर्सेस लगी, एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो यहीं से ना मुझे फौरन से एक बात समझ आ गई कि अगर 2 फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा। ये वैसे सिर्फ ब्रेन गेम है, वैसे तो देख के भी पता चल जाता है। अगर एक फोर्स 4 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, वैसे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन ही बनेगा। तो ये मैंने फौरन से पता लगा लिया जैसे ही मुझे स्टेटमेंट का आइडिया हुआ। अब आगे कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ द 10 सेकंड्स विल बी। मैंने आपको क्लास लेक्चर में बार बार ये चीज समझाई थी कि वर्क इज बेसिकली द चेंज इन एनर्जी। पहले बॉडी रेस्ट में है, बाद में उसने एनर्जी गेन की, तो एनर्जी गेन करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो अब मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब फोर्स कितनी है, फोर्स हमें गिवन है, फोर्स है जी 3 और 4, इसका आप लोगों ने रिजल्टेंट लिया 5 का स्क्वायर 25। अच्छा जी, उसके बाद टाइम देखें 10 सेकंड्स है, 10 का भी स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, और मैथ्स कितना है 10, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और ये 1 0 को 1 0 से कैंसिल कर दें, ये 1 ये 5, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 125 जूल्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जी 50 kg मैन विद 20 kg लोड ऑन हिज हेड
climbs up 20 steps of 0.25 meters each height each. The work done in climbing. अब वर्क डन की बात की जा रही है, तो वर्क डन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होगी, आ जाएगा mgh। अब प्रॉब्लम ये है कि मैस कितना लेना है, मैस टोटल लेंगे ना, उसका अपना मैस और उसके सॉरी उसके हेड के ऊपर जो है, तो 50 + 20 टोटल मैस आ जाएगा 70। जी की वैल्यू चलें, लेट्स से मैं 9.8 की बजाय 10 कंसिडर कर रहा हूँ। हाइट कितनी हम लेंगे, देखें जी टोटल हमारे पास 20 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप की हाइट है 0.25। तो आप क्या करें, आप सिंपली 20 को 0.25 मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये W एज इट इज, ये आ जाएगा जी 700 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 आ जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा 3500 जूल्स। अब क्योंकि मैंने G की वैल्यू को 9.8 की बजाय 10 कंसिडर किया था, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी डेल्टा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है जी, क्रिकेट बॉल इज हिट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी KE. The kinetic energy at the highest point is, my dear students, वैसे तो ये फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हम वर्क एंड एनर्जी को पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे भी इसे डिस्कस किया जा सकता है। इसका सोल्यूशन मैं कर नहीं रहा, जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था फोर्स एंड मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और टॉप पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी वजह से गिवन ऑप्शंस में से अल्फा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F फॉर अ टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल G। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वैसे भी याद रखें काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। ये देखें ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट Vy जीरो है। यहाँ पे अभी भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज मिनिमम वैल्यू, इट इज नॉट जीरो। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 ये कई दफ़ा हमने सॉल्व किया, ये देखें अभी मैंने ड्राइव भी करके दिया है। ये वर्क करने से एनर्जी चेंज होती है, बॉडी जब एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो उसका फॉर्मूला F² T² डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। गिवन ऑप्शंस में से डेल्टा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, मल्टीप्लाई करना है, इट इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, ये नहीं लिखा उसने, इट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये देखें, न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी, मोमेंटम को कितने टाइम्स किया n टाइम्स, तो मोमेंटम को n से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लिया, तो मुझे बताएं क्या कॉमन आ जाएगा, n², पीछे क्या आ जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m, तो पता लगा काइनेटिक एनर्जी n² टाइम्स हो गई। एडिशनल फैक्टर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या बन गया, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा मेरे पास इस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक चीज बता देता हूँ। बेटा जो वर्क होता है ना, वर्क इट इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप सब जानते हैं। हमने वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लेना है, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को लेना है। अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो बड़ा सादा सा काम करना है, दो पोजीशन वेक्टर्स को आप लोगों ने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, R2 माइनस R1 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। और जब कभी I J K की टर्म्स आए, बड़ी सादा सी बात है, I वालों को I वालों से, J वालों को J वालों से, K वालों को K वालों से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। और गिवन ऑप्शंस में से जो बनेगा, आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, इट विल बी अल्फा। क्योंकि मेरे पास फोर्स की वैल्यू मिसिंग है, इसलिए मैं कोई वैल्यू सपोज नहीं कर सकता, तो यू हैव टू कंसिडर इट एज इट इज। Question number 20, if force and displacement of a particle in the direction of the force are doubled, बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखें, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वर्क क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो कहता है जी फोर्स भी डबल हो गई और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया गया, तो टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा वर्क, इट विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in plane. सारी की सारी निशानियां उसने, सारे के सारे हिंट्स यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए दिए हैं। चेक करो वो कौन सी एक ऐसी फोर्स है जो कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, मतलब खुद वेरिएबल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन में मौजूद सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वर्क करती नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ना सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आइए जरा ऑप्शन देखते हैं, इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट? नो, वो टेंजेंट के लॉन्ग बार बार चेंज करेगी। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? वेरी सॉरी टू से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, सेंट्रीपिटल की बात कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, हाँ ये बात ठीक है, 1/2 mv², और v बेसिकली स्पीड है, तो स्पीड तो नहीं चेंज हुई। और डेल्टा में कहता है इट्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रॉन्ग, सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है। तो ये ऐसी फोर्स जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और वेलोसिटी के मुसलसल परपेंडिकुलर है, तो ये बेसिकली निशानदही है कि जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस वजह से ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है, इस सवाल के अंदर से की पॉइंट पिक कर लें। अ बॉल ऑफ मास एम मूव्स विद स्पीड v एंड स्ट्राइक्स ए बॉल हैविंग इनफिनिट मास एंड रिटर्न्स विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, ये बड़ी अहम बात है। देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सादा सी बात है, जब कभी कोई भी, चल जिसकी मर्जी बात कर लें, बॉल ने वॉल पर या वॉल ने बॉल पर कोई वर्क किया, मेरा नहीं ख्याल। अगर वर्क किया होता एनर्जी चेंज होती, एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। चेक करें, जिस स्पीड से जाके बॉल टकराई उसी स्पीड से रिबाउंड होगी, तो स्पीड में तो चेंज नहीं ना आया। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे वेलोसिटी चेंज हुई, भाई हुई होगी चेंज, वो मोमेंटम के चेंज के लिए हम पढ़ते हैं ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर 0 है। और वैसे भी जब वो इन कांटेक्ट होता है ना, उसको कोई वर्क नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जी, अ फोर्स applied by an engine of a train of mass 6 × 10⁶ kg changes its velocity from 5 मीटर per second to 25 मीटर per second in 5 minutes। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो m एज इट इज, अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज एक्चुअली स्पीड के चेंज की वजह से होता है, ये स्पीड का चेंज आ गया डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 2 और t दोनों चीजें आ गई। आइए जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मास गिवन है हमारे पास, इट इज 6 × 10⁶ और फाइनल स्पीड क्या हो गई है, कहता है जी चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 25, तो 25 होगी फाइनल, 25 का स्क्वायर 625, और इनिशियल कितनी है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये वाला 2 एज इट इज, और टाइम कितना है 5 मिनट्स, और इसे ये देखें 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये देखें, ये 5 × 2 बन जाएगा 10, ये 5 × 2 की जगह 10 लिखा, ये पावर 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ से एक पावर ने इस पावर को कम किया, तो ये 5 आ गई पावर, ठीक है। 6 1 6, ये नीचे फिर 10 आ गया, ठीक है जी। ये भी 10 की पावर 1 है, यहाँ से फिर एक पावर कम हुई और अब ये पावर रह गई 4। 625 में से जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 600, और बाहर आपकी पावर रह चुकी है 10⁴। तो इसे अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 10⁶, यानी कि 6 मेगावाट। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, इट इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, ये बड़ा जबरदस्त सा एक है, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन इज शोन इन द फिगर in one dimensional case. Okay, calculate the work done by the force in displacing the body from x is equal to 0 to x is equal to 5। मजे की बात ये है, वर्टिकल एक्सिस को रीड करेंगे ना, तो आपके पास फोर्स डाइन्स में है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर्स में है। इसका मतलब ये हुआ CGS यूनिट्स यूज किए जा रहे हैं, तो आंसर जूल्स में नहीं आ सकता है, इसलिए 4 के 4 ऑप्शंस में अर्ज यूज किया है, क्योंकि वर्क
फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, सब के हम CGS यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। अब डायग्राम आपके सामने है, वर्क भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जो पॉजिटिव वाला है और जो नेगेटिव वाला है बराबर है, उन्हें तो आप कर दें कैंसिल। ये मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास गिवन है लाइक दिस, ठीक है जी। उसके बाद यूं है, और जितना ये पॉजिटिव एरिया बनता है डिनोमिनेटर में उतना ही ये नेगेटिव एरिया बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जस्ट यहाँ तक आना है, ठीक है। आगे जो ग्राफ का पोर्शन है उसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 तक जाना है और ये हमारे पास क्या है, लेट्स से ये 0 है, तो आगे वाला जो 6 वाला पार्ट है वो नहीं कंसिडर कर रहा। अब देखें जरा, जितना ये पॉजिटिव एरिया निकलेगा उतना ही ये नेगेटिव निकलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। ये एरिया कैलकुलेट करने से आएगा लेंथ इंटू विड्थ 20, और इसे कैलकुलेट कर लें, ये आएगा 10। तो इधर से 20, इधर से 10, दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 विद प्रॉपर यूनिट्स अर्ज। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कंजर्वेटिव कौन सी नहीं है? इसका आंसर है डेल्टा फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती भी है, नहीं भी होती। तो ये वाला जो केस लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी मेजॉरिटी केसेस में ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो 25 का डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बिल्कुल इस जैसा है। देखें जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना शुरू में दूसरा क्वेश्चन, कि एक बॉम्ब था, रेस्ट पे था, एक्सप्लोड हुआ, बिल्कुल सेम इसका सोल्यूशन है। अब बॉम्ब ऑफ 12 kg, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, स्टेटमेंट के अंदर एक चीज मिसिंग है जो कि आप इंक्लूड कर लें। इट मस्ट बी अ बॉम्ब ऑफ 12 kg एट रेस्ट। जब तक मैं एट रेस्ट नहीं ना कहूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई वो इनिशियली रेस्ट पे है? और अगर मैं एट रेस्ट यूज नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनिशियल मोमेंटम 0 है? और अगर मैं एट रेस्ट नहीं कहता तो फिर काम खराब हो गया, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक वर्ड बता रहा हूँ, इसे ऐड कर लें। क्वेश्चन ओके है, जस्ट हमने एक वर्ड ऐड करना है। क्या? A bomb of 12 kg at rest explodes into two pieces of 4 and 8. The velocity of the 8 is 6. The kinetic energy of the other mass. My dear students, सेम इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे। आपने अदर मास की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी स्पीड चाहिए होगी, स्पीड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, डेल्टा आंसर बनेगा 288। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, कहता है जी एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मास ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर्स। टाइम की बात कर रहा है, हाइट पे जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो सिंपली mgh डिवाइडेड बाय p यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो टाइम एज इट इज, मास कितना हमें गिवन है, मास है जी 200 और g की वैल्यू आप 10 ले लें, और हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है जी 40, और पावर की बात की जाए तो 10 किलो, 10 किलो का मतलब होता है 10,000 की बात कर रहा है, 10,000। तो ये देखें, एक जीरो को जीरो से कैंसिल किया, एक जीरो इस जीरो से, एक जीरो इस जीरो से, एक जीरो इस जीरो से, तो 4 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है इट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28, अगर आपको याद हो तो मैंने इसके शॉर्टकट्स आपको ग्रुप में भेजे थे कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। तो आइए जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है। इसका ये जरा शॉर्टकट देख लें, ये ऐसे लिखना चाहिए, 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है, फिर बाहर -1, और इस पूरे को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो आइए जरा इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। अब क्या कहता है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, मैंने आपको समझाया था कि 300% का मतलब ये होता है 300 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरोस को दो जीरोस के साथ कैंसिल कर दें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा
अंडर रूट में 1 प्लस, अब ये जो है ना परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह आ जाएगा 3, ठीक है, आगे आ जाएगा -1 और फिर इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ी सादा सी बात करने जा रहा हूँ। 1 + 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 2, 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आंसर 100% ही आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉडी ऑफ मास 2 kg is projected vertically upwards with a velocity of 2 meter per second. The kinetic energy of the body just before hitting the ground is। ये बड़ा मजे का सवाल है। इस सवाल में वो ये कहना चाहता है कि बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद बॉडी फिर नीचे आ रही है, एंड नाउ द बॉडी इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो ऊपर से नीचे आते हुए मैक्सिमम हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी बनी, वही पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी बन गई हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे आप सिंपल वे में लगाएं काइनेटिक एनर्जी, और वो सारी की सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो आप अप्लाई करें ज़रा, मैथ्स देखें आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है, ऐसे ही है। अब हाइट गिवन है हमें, मसला ये है, देखें बीइंग ए स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत से बच्चों के माइंड में यही सोल्यूशन आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हाइट नहीं है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हाइट निकालने चले जाते हैं। तो ये बजाय इस तरीके के, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बजाय आप ये तरीका यूज करें, आप डायरेक्ट यूज कर लें क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं वजह बताता हूँ कि ये मैंने ऐसे क्यों किया सॉल्व। देखें, हम ज्यादातर आइडियलिज्म की बात करते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर वो किसी ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की बात ना कर दे। यहाँ पूरे सवाल के अंदर किसी किस्म की रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की बात ही नहीं हुई। तो जिस स्पीड से मैंने भेजा था ना ऊपर, जब बॉडी वापस आ रही होगी ना, तो उसने उसी स्पीड से हिट करना है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी है कि शुरू में जो फिर मैंने दी थी, तो वापसी पे टकराते हुए ये स्पीड भी वही होगी। सिर्फ इस वजह से ये मैंने पिंक कलर की है V, इस वजह से मैंने ये लगाया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। हाँ जी, मास कितना है, मास है 2, और स्पीड कितनी से हमने थ्रो किया था वर्टिकली, अब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 जूल्स will be our answer. So Charlie is the answer. Question number 30 है, 2 bodies with kinetic energies in the ratio 4:1 are moving with equal linear momenta. अब ये देखें, सिंपल, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p²/2m। मोमेंटा क्या है, सेम, ठीक है, ये सेम हो गया। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशो, हम इतने बेवकूफ़ नहीं कि हर सवाल को पकड़ के सॉल्व करना शुरू कर दें, थोड़ी सी ट्रिक्स भी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी और मास आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो गिवन है उसी का रेसिप्रोकल ले लो, वो मास की रेशो बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की रेशो है 4:1, और काइनेटिक एनर्जी और मास इनवर्स में है, तो मास की रेशो क्या होगी, 1:4। डेल्टा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 times of its initial value, the new momentum will be। क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जब कभी वो काइनेटिक एनर्जी को कम ज़्यादा करके मोमेंटम के बारे में पूछे तो हमेशा ये यूज़ करें। ये बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है, बजाय इसके स्क्वायर के चक्करों में पड़ जाएं। अब ये देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2m एज इट इज आ गया। काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइम्स कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 times, 4 times किया। अब एडिशनल फैक्टर बाहर लेके जाते हैं, इस 2 को कुछ नहीं करना। कई लोग इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कर देते हैं, भाई इस 2 को एज इट इज एक्सप्रेशन में रहने दो, एडिशनल फैक्टर बाहर निकालो। एडिशनल फैक्टर बाहर निकालूंगा, √4 आएगा, √4 2, तो 2 times हो जाएगा आपका मोमेंटम। तो गिवन ऑप्शंस में से अल्फा करेक्ट है। आइए आगे चलते हैं, कहता है 32, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, इफ द राइफल रिकॉइल्स फ्रीली देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज। बड़ी सादा सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताएं, काइनेटिक एनर्जी को 2 चीज़ें डिटरमिन करती हैं, एक चीज़ है मास और एक चीज़ है स्पीड। मुझे बताओ वो डोमिनेटिंग फैक्टर जो काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगा वो मास होगा कि स्पीड का स्क्वायर होगा, ये स्पीड का स्क्वायर होगा। तो मैंने स्पीड के स्क्वायर से आंसर देना है,
सिंपल इज डैट। तो आपको ये बात पता है कि बुलेट का मास कम होता है, इसी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी ज़्यादा स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ राइफल। राइफल की बात करते हैं, आई डू एग्री कि उसका मास ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्पीड का स्क्वायर काफ़ी कम है, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बुलेट से कम होगी। तो अब बताइए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इट विल बी अल्फा लेस देन दैट ऑफ बुलेट। क्वेश्चन नंबर 33 है, टू बॉडीज ऑफ masses 2m and m have the kinetic energies in the ratio 8:1 than the ratio of momenta। स्टूडेंट्स, कोई नया काम नहीं करना, ये रिलेशन आपको नजर आ रहा है, इसी रिलेशन से रेशो बना दें, मुश्किल काम नहीं है। अगर इसी से मैं रेशो बनाऊंगा तो ये बनेगा जी P1/P2, दिस इज द रेशो ऑफ मोमेंटा। और एक बड़ी सादा सी बात है, दूसरी तरफ अगर मैं रेशो लूंगा तो रेशो में √2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब मोमेंटम के साथ मास का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। देखिए जी, मास क्या है, 2m और m मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ भी डायरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, 8:1, m से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, √16 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो P1/P2, तो ये क्या बन जाएगा, 4:1 नहीं आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये वर्टिकल हाइट की जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी अहम है। लेट्स से ये मीन पोजीशन है, लेट्स से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वर्टिकल हाइट जिस पे वो कहते हैं ना, जिस हाइट तक वो राइज कर सकता है, वो ये है हाइट का डिफरेंस, और ये आपको गिवन है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपको याद हो मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी करवाया था, तो वो क्या कहता है कि वेलोसिटी निकालें, तो यहाँ से रिलीज करके जब यहाँ पे आता है वही इंटर कन्वर्जन लगाएं, इंटर कन्वर्जन से बन जाएगा v = √2 g डेल्टा h। अब देखा जाए तो ये डेल्टा h ही है, तो v एज इट इज, 2 एज इट इज, g की जगह 10 आ जाएगा, और डेल्टा h की जगह क्या आ जाएगा, 10 सेंटी होता है 10⁻², डिनोमिनेटर में जाके 100 बन जाएगा ऐसे। तो 1 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, √2 आ गया, और √2 क्या होता है, ये 1.41 या 1.4 होता है, ये आ गया जी मीटर पर सेकंड। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा इट विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, इसमें वो कहता है कि अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मैसेज, ये बेसिकली m1 एंड m2 लिखा हुआ है। अ स्टेशनरी पार्टिकल्स इट मीन्स कि पहले मोमेंटम 0 है, ये भी याद रखिएगा। अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 which move in opposite directions। ये वही वाली बात जो मैं कह रहा था ना, नेगेटिव साइन आ जाता है, वो बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। In opposite direction with velocities v1 and v2, the ratio of the kinetic energies। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो आपने जस्ट निकालनी है। तो इज इट इजी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा आंसर, मैं समझा देता हूँ, ये देख लें। मैं पहले लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, और उसमें मैं लिखूंगा 1/2 mv²। अब मुझे ये बात नजर आ रही है कि 1/2 तो पहले ही कांस्टेंट है, ठीक है, और स्पीड देखो, वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन स्पीड सेम है, सेम स्पीड के साथ जाएंगे, तो ये भी सेम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। बताइए बताइए डी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इसका, हेलो। डेल्टा कैसे होगा, मास का तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेल्टा तो m2/m1 है। हाँ जी, एग्जैक्टली तो इसका आंसर होगा अल्फा m1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन क्या आया है, डायरेक्ट आ गया, इस वजह से m1 डिवाइडेड बाय m2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा अल्फा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 36, जी जी
हम्म। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दोनों का मैस सेम है? हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक्चुअली ये स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है। यस यू आर राइट, इसका डेल्टा आंसर ही होगा फ्रॉम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने लगाया ही नहीं, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग रहा। यस 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 यू आर राइट। तो ये ऐसे निकालना है आपने, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है जी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर करेक्शन, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को छोड़ दिया था। ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अब काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। यस यू आर राइट, इसका डेल्टा ही आंसर होगा। जी जी। देखिए दो चीज़ें हैं, वेलोसिटीज इक्वल नहीं है। एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी वेक्टर है, और वेक्टर में एक चीज़ डायरेक्शन भी होती है। उसने बोला है कि एक इस डायरेक्शन में चला गया है और दूसरा इस डायरेक्शन में चला गया है। सेम स्पीड से तो गया होगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इस वजह से इक्वल वेलोसिटीज़ नहीं कह सकते हम। और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी देखें इक्वल वेलोसिटीज़ उसने नहीं लिखा है। तो होगा क्या, ये बेसिकली हमारे पास वेलोसिटीज डिफरेंट ही होंगी। ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखें ना, वो m और m लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली m1 और m2 है। तो वहां से भी हमें ये चीज पता चलती है कि दोनों मैसेज भी डिफरेंट हैं और दोनों स्पीड्स भी डिफरेंट होंगी और उनकी डायरेक्शंस भी डिफरेंट होंगी, तभी तो जाके डेल्टा बनेगा। अगर दोनों मैसेज सेम हो जाते, सुनने वाली बात है, दोनों मैसेज सेम हो जाते तो दोनों इक्वल स्पीड से मूव करते, तो फिर तो इसका 1:1 ना बन जाता। क्या ख्याल है? हाँ, इसी वजह से तो डेल्टा है, क्योंकि हाँ वही तो बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट की सेकंड लाइन है ना, इसमें m1 और m2 आना चाहिए, m नहीं, m1, m के साथ 1 ने लिखा, m1 m2, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड इज। इसमें आप यही लगा लें, p स्क्वायर ओवर 2m, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m। तो मोमेंटम कितना है जी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 इंटू लाइक दिस, तो ये 2/3 आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v, द पावर विल बी। अब हमारी मजबूरी है कि गिवन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ठीक है, दैट इज Fv। लेकिन टेक्निकली ना, याद रखें, इसको यूं लिखना चाहिए था, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय Fv। दरमियान में क्रॉस की वजह से ना कई बच्चे शायद परेशान होकर ये ना समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट है। और अल्फा ऑप्शन इस वजह से भी ठीक है, उसने एरोज नहीं लगाए हुए, वेक्टर्स के सिंबल्स यूज नहीं किए, तो इसको खबरदार ये ना समझ लीजिएगा कि ये F क्रॉस V लिखा हुआ है। अगर F क्रॉस V होता, इस क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इस क्रॉस को ऑप्शंस में आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेना है। और अगर किसी के जहन में यह आ रहा नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, तो उसके लिए शर्त है फिर फोर्स को वेक्टर लिखता और वेलोसिटी को भी वेक्टर लिखता। तो ना उसने फोर्स को वेक्टर लिखा हुआ है, ना वेलोसिटी को वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और वैसे भी गिवन ऑप्शन में से बनता भी अल्फा ही है। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन, द पावर एक्सर्टेड बाय द कार इज। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या अप्लाई करेंगे? एफ वी अप्लाई कर दें, एफ गिवन है हमें 100 न्यूटन, ठीक है। और हमें कैसे पता चला? आपको याद होगा मैंने जब ये आर्टिकल आपको पढ़ाया था तो उस वक्त भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि P = FV में फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और पावर इंस्टेंटेनियस पावर है। अब अपने टेक्स्ट बुक से देख भी सकते हैं, तो हमें वो कांस्टेंट स्पीड से पता चल रहा है, ठीक है। वहाँ से पता चला कि P = FV लगना है, तो FV लगाएंगे तो आंसर इसका बन जाएगा अल्फा। वैसे तो 2000 आएगा, लेकिन 2 किलोवाट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स। अब जनरल बात कर रहा है, किसी सिनेरियो की बात नहीं की। तो वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसी वजह से हम चार्ली लगाएंगे, चेंज इन इट्स काइनेटिक और चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, ये जी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बच्चों से इसलिए नहीं सॉल्व होता क्योंकि क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है। वो छोटी सी मिस्टेक ये है, अ बॉडी ऑफ मास m accelerates यूनिफॉर्मली रेस्ट टू v1 इन द टाइम t1। तो पहली लाइन है ना बच्चों, इन ए टाइम t1, क्या क्या बोला मैंने, इन ए टाइम t1। अब देख ले जरा, बाकी आपके सामने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड, ओके ठीक है फाइन। पहली चीज, सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब देखते जाइएगा अच्छे से कि ये क्यों हो रहा है, फिर मैं बताता हूं मैंने ऐसे क्यों किया। अच्छा जी, फाइनली वेलोसिटी उसकी होगी है v1, रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, फाइनल वेलोसिटी v1 होगी, इनिशियली 0 है, और जिस टाइम में हुई वो टाइम है t1। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया जो कि है कितना, एक्सेलरेशन है v1 ओवर t1। अब अगली बात, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है तो भाई मैं तो यही लगाऊंगा p इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। अब f की जगह आ गया m a, ये v निकालूंगा, ये v नहीं है हमारे पास, तो ये v मैं कहां से निकालूंगा, ये v, हाँ जी बताएं जरा ये v हम कहां से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो ये v आ गया, ठीक है जी, ये आ गया a इंटू टी। तो फाइनली जो स्पीड गेन हुई वो भी हमारे पास आ गई। तो अब ये वाला रिलेशन मैं यूज करने जा रहा हूं, इसे जरा तसल्ली से देखें। पावर एज इट इज, m एज इट इज, a एज इट इज, ये वाली v मैंने निकाल ली अभी, ये क्या है at, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टी। तो क्या बन जाएगा m a स्क्वायर t। अब a की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, क्या है v1 ओवर t1, तो उसका स्क्वायर है v1 स्क्वायर ओवर t1 स्क्वायर इंटू टी। तो ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, पता चला, बताइए। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक भी मैंने रेक्टिफाई की। ऑप्शंस में भी जहां पे वो टी लिख देता है वो एक्चुअली t1 आना है, वरना आप खुद सोचें वो t और t कैंसिल ना हो जाए। तो इस वजह से इसका जो आंसर बनाया हुआ है वो ये है m v1 स्क्वायर, और इस v1 के लिए नीचे टाइम है t1 और टोटल टाइम t। तो 40th का डेल्टा आंसर बन गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 41 है, बड़ा सिंपल, p इज इक्वल टू एफ वी लगाएं। इसमें उसने आपको फोर्स दे दी है 4500 न्यूटन और v दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका बन गया जी बीटा 9 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अलाउ करें तो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा रेस कर दूं, क्या कहते हैं? चल पेपर में आपको इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग थी, और डिस्कशन का मकसद यही होता है लाइव आप लोगों से आके चीज़ें डिस्कस करना कि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब ये 2 3 4 क्वेश्चंस ही रह गए हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कोई होगा। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल से ना मुझे एक चीज़ समझ आई है। पता क्या समझ आ रहा है? ये ग्राफ ज़रा देखिएगा, ग्राफ बहुत अच्छा है इसका। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है और वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते 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 यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। सही है। और चेक कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यस, दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 है। ठीक है जी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। वैसे यहाँ पे जो गिवन है वो टाइम है, तो ये बात याद रखनी है। कहता क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। ठीक है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन द, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। स्पीड चेंज हो रही है ना, पहले स्पीड 20 है फिर 0 हो गई, तो मैं ये नहीं लगा सकता वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे कर लें, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m, स्पीड के एक्चुअली चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। तो अब वर्क एज इट इज, ये देखें 1/2 भी एज इट इज। मास कितना है? मास है 2। फाइनली स्पीड 0 नहीं होगी, ये देखें 0,
और इनिशियल स्पीड कितनी है 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो नेगेटिव वर्क हुआ। वजह वर्क करने से बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हुई ना, और फाइनली बॉडी रेस्ट में आ गया, इसलिए नेगेटिव वर्क कहते हैं इसको। आंसर आया बीटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। द पावर ऑफ द पंप विच कैन पंप 200 kg ऑफ वाटर टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड्स विल बी, बेटा mgh डिवाइडेड बाई टी यूज़ कर लें तो टोटल वैसे आएगा जी 10⁴ वाट। उसको लिखने का एक तरीका अल्फा वाला भी है, अल्फा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है a stone of mass 2 kg is dropped from a rest position 5 meter above the ground. What is its velocity at a height of 3 meter above the ground? मैंने दो चीज़ें इसमें सिखाई थी, एक चीज़ होती है falling distance और एक चीज़ होती है height। अब टोटल हाइट जो गिवन है वो 5 मीटर है और कहता है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हाइट दे दी है लेकिन मुझे कंसर्न किसके साथ है, फॉलिंग डिस्टेंस के साथ है। देखिए ज़रा मैं इसे कैसे करूँगा, मैं इसे इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, ये आ जाएगा जी mgx। देखें m से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अंडर रूट लूँगा दोनों तरफ, 2 एज इट इज़, g को चले मैं 10 ले लेता हूँ। अब खुद सोचें, टोटल हाइट है 5 मीटर और वो 3 मीटर हाइट की बात करते हैं, तो 3 मीटर के ऊपर 2 मीटर क्या होगा, फॉलिंग डिस्टेंस होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 40 बन गया। बात बड़ी सादा सी है, अंडर रूट 36 6 होता है, अंडर रूट 49 7 होता है, तो अंडर रूट 40 अंडर रूट 36 और अंडर रूट 49 के दरमियान है, तो इसका आंसर 6 से बड़ा और 7 से छोटा होगा और गिवन ऑप्शंस में से बीटा ही बनेगा, 6.3 समथिंग या 6.2 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन। पुशिंग ए गार्ड टू, अल्फा में भी वर्क हो रहा है, बीटा में भी वर्क हो रहा है। ये देखें मैं मार्कर से फोर्स लगा रहा हूँ ना, देखें मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऊपर ही जा रहा है, तो वर्क तो होता है, जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर डिस्प्लेसमेंट भी है। लिफ्टिंग द वेट, ये भी वर्क हो रहा है। डेल्टा में नहीं वर्क हो रहा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क, डेल्टा इज द आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा मशहूर ज़माना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटा। तो मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा जी इनवर्स। तो उसने क्या बोला है, हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए मैस इंतहाई कम होना चाहिए और इंतहाई कम मैस बीटा इलेक्ट्रॉन का है। क्वेश्चन नंबर 47 ये भी रिपीट हो गया। A bullet is fired from rifle. If the rifle recoils freely, then the kinetic energy of the rifle will be obviously Charlie less than that of bullet. Question number 48, work done by variable force. आपने बुक में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक पंजाब की, उसमें सेकंड टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आपको याद है कि हम डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल्स में इसलिए डिवाइड करते हैं कि हर एक इंटरवल या पैच में फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसे सॉल्व किया जी। We divide actually displacement into small intervals. Charlie is the answer. Question number 49. When work is done on a body by an external force, ये भी work energy principle जैसा है। देखो only kinetic energy increases में word only से मसला है, हमें जनरल बात कर रहा है ना, तो कोई सिनेरियो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने भी जनरल बात करनी है कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज में इंक्रीज। जैसी उसने बात की है हमने भी वैसे आंसर दिया बीटा। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सप्लोजन अ बॉडी ब्रेक्स अप इनटू 2 पीसेस ऑफ अनइक्वल मैसेस। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ये देखें P इज इक्वल टू mv, ये ज़रा नोट कीजिएगा। मोमेंटम तो रहेगा कांस्टेंट, मैस अनइक्वल है, इसका मतलब है स्पीड भी अनइक्वल होगी। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका मैस कम उसकी स्पीड ज़्यादा, लेकिन मोमेंटम क्या रहा होगा, सेम। तो इसी वजह से तमाम ऑप्शंस में से हम एक ही लगाएंगे, दैट इज़ बीटा। बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटा। मोमेंटा इक्वल मोमेंटा न्यूमेरिकली, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्कशन। If you have any problem, you can discuss, or you can discuss with me in groups as well. G.
है।